इस भाग में हम मृदा अपरदन अथवा भूमि कटाव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मृदा अपरदन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। जल अथवा वायु के प्रभावाधीन मृदा की ऊपरी परत कटकर बह जाती है या उड़ जाती है, इस प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। यानी साधारण शब्दों के द्वारा हम कह सकते हैं कि जल तथा वायु के द्वारा पृथ्वी के जो ऊपरी परत है वो किसी और स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के दो प्रकार होते हैं, परतदार अपरदन जिसे हम सीट इरोजन या लेयर इरोजन कहते हैं, दूसरा है नालीदार अपरदन जिसे हम गली इरोजन कहते हैं। जो परतदार अपरदन होता है उसमें जो ऊपरी परत है वो बहुत बड़े एरिया की क्या है बहती है, यानी पूरी परत यानी ऊपर की लेयर क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है। और जो नालीदार अपरदन है उसमें क्या है, जो ऊपरी जो भाग है भूमि का उसमें नालियाँ सी बन जाती है, जिससे क्या है वो कृषि योग्य नहीं रहती। तो इस तरह का जो अपरदन होता है उसे गली इरोजन यानी नालीदार अपरदन कहते हैं। अपरदन के कारण अगर देखा जाए तो अपरदन दोनों ही तरीके से होता है, भौतिक यानी नेचुरल तरीके से भी मृदा का अपरदन होता है, और मानवीय यानी मनुष्य द्वारा जो बहुत सी ऐसी क्रिया की जाती है जिससे अपरदन होता है। तो हम यहाँ वन बाय वन पढ़ते हैं। भौतिक कारक, सबसे पहला जो है नदियों द्वारा जो अपरदन होता है। नदियों के द्वारा 3 प्रकार का अपरदन होता है, और जो महत्वपूर्ण एक अपरदन करने वाला कारक माना जाता है नदी को, सबसे पहले नदी कटाव द्वारा खड बनाती है। खड यानी जो नदियों द्वारा क्या है वो पूरा क्षेत्र उबड़ खाबड़ हो जाता है, उस क्षेत्र में गड्ढे से बन जाते हैं। खड यानी गड्ढे बनना, और जिससे क्या है वो कृषि योग्य नहीं रह पाता। ऐसे स्थलाकृतियों को हम बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। और ये जो है चंबल और यमुना द्वारा क्या है इस प्रकार का क्या है कटाव किया जाता है। चंबल के जो बीहड़ है वो इसी प्रकार के अपरदन का एक उदाहरण है। दूसरा है दूसरी प्रोसेस के द्वारा, जिससे दूसरी नदियों द्वारा जब अपना रास्ता बदल लिया जाता है तो आसपास के इलाके में मृदा अपरदन होती है। तो जैसे कोशी नदी है वो कई बार अपना रास्ता बदल देती है, जिससे जो आसपास का क्षेत्र है वो अपरदित हो जाता है। तीसरा है बाढ़ के समय नदी का पानी दूर दूर तक फैल जाता है और मृदा की जो ऊपरी परत है वो बह जाती है, उससे भी क्या मृदा अपरदन होता है। यानी नदियों द्वारा 3 प्रकार का अपरदन होता है। सबसे पहले वो गड्ढे बना देती है, खड बनाती है। दूसरे प्रकार में वो रास्ता बदलती है, जिससे आसपास के क्षेत्र में जो है वो मृदा की ऊपरी परत हट जाती है। और तीसरा, जब आसपास के क्षेत्र में जब पानी फैल जाता है बाढ़ के समय तो भी मृदा अपरदन होता है। दूसरा जो भौतिक कारक है जिसके द्वारा मृदा अपरदन होता है वो है मूसलाधार वर्षा, यानी बहुत तेजी से जो बारिश होती है उससे क्या है धरातल की जो ऊपरी परत है वो बह जाती है, और इस प्रकार भी मृदा अपरदन होता है। तीसरा जो कारक है वो भूमि का ढाल। समतल भूमि पर अपरदन कम होता है, परंतु जहाँ पर ढाल ज़्यादा है वहाँ अपरदन अधिक होगा। आप जब भी देखोगे जो कोई पर्वतीय इलाका है, अगर वहाँ कोई पानी या बारिश हो रही है तो बहुत स्पीड से क्या पानी नीचे की तरफ बहेगा, जिससे अपरदन ज़्यादा होगा। और समतल जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है पानी की क्या है जो वेग है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिससे अपरदन भी कम होता है। यानी समतल भूमि पर अपरदन कम होता है, और जैसे भी कोई ढाल वाला क्षेत्र होता है वहाँ अपरदन ज़्यादा होता है। वायु भी एक भौतिक कारक है, और वायु द्वारा जो अपरदन होता है वो उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वनस्पति की कमी हो, बारिश कम होती है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं शुष्क वनस्पतिहीन मृस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पर क्या वायु द्वारा जो मृदा अपरदन होता है, और जैसे ही तेज वायु चलती है वो अपने साथ बहुत सी मात्रा में रेत या मिट्टी उड़ा ले जाती है, जिससे क्या राजस्थान जैसे राजस्थान हो गया उन क्षेत्रों में क्या है वायु अपरदन होता है। 5th जो फैक्टर है वो है समुद्री लहरें। जो कोस्टल जो एरिया है उन क्षेत्रों में क्या समुद्र द्वारा ऊंची ऊंची लहरें उन एरिया में हमें देखने को मिलती है, और वहाँ पर क्या है उन लहरों द्वारा अपरदन होता है, और उसे हम समुद्री लहरों द्वारा किया जाने वाला अपरदन भी कह सकते हैं।
भौतिक कारक के साथ कुछ मानवीय कारक है जिसकी वजह से अपरदन होता है। सबसे पहले जैसे वनस्पति का नाश, यानी धीरे धीरे हम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, हमारे भोजन से संबंधित या फिर आवास से संबंधित, यानी हमें रहने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो हम धीरे धीरे क्या है जो वन क्षेत्र है वो काट रहे हैं। वन क्षेत्रों का उपयोग हम अपने आवासीय क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, या विभिन्न प्रकार के क्या है जो निर्माण कार्य में कर रहे हैं, जैसे सड़क निर्माण हो गया या फिर पुल का निर्माण हो गया या इमारतें बना रहे हैं, तो जिससे धीरे धीरे क्या है जो वनस्पति क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है। और वनस्पति भी क्या है मिट्टी को पकड़े रखती है, जकड़े रख दिया है और मृदा अपरदन को कम करने में मदद करती है। दूसरा है पशुचारण। जिन क्षेत्रों में पशुचारण किया जाता है, पशु पाले जाते हैं, तो पशु अपने साथ जब भी जिस क्षेत्र में वो चरते हैं उस क्षेत्र में पैरों के द्वारा उस भूमि को ढीला करते रहते हैं, या फिर उस क्षेत्र की जो वनस्पति है उसको खाकर उनकी जो पेड़ पौधों की जो पकड़ है उसको कम कर देते हैं, जिससे क्या है मृदा अपरदन होता है। तीसरा है कृषि। कृषि भी मृदा अपरदन को हम कह सकते हैं, अगर कृषि के करने का तरीका या फिर जो कृषि प्रणाली है अगर वो सही ढंग से नहीं हो रही, यानी जो कृषि की जो करने के तरीके हैं अगर वो सही प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहे, तो वो भी क्या है मृदा के जो गुणवत्ता को कम कर देता है और एक तरह से क्या है मृदा अपरदन को वो बढ़ावा देता है। चौथा है मनुष्य और जीव जंतु। मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा और जीव जंतु भी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा मृदा अपरदन करने में सहायता करते हैं। अगर हम देखें भारत में